नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इन दिनों हम दुनिया में एक ही बात को लेकर ज़रा गंभीर है और वो है कोविड-19। जैसे कि बाकी बीमारियां है ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाकी बीमारियां भी उतनी ही गंभीर है और उसे गंभीरता से लेनी चाहिए। जब बाकी बीमारियों की बात कर रहे हैं हम, तो एक बीमारी है कैंसर। कैंसर कहते हैं कि एक लीडिंग कॉज फॉर डेथ है और WHO की एक रिपोर्ट है, उसकी माने तो पिछले साल इन्हें 2020 में 1,93,00,000 केसेस हुए, जिसमें 1 करोड़ पेशेंट्स की मौत भी हुई है। जो कहते हैं कि कैंसर की बात जब करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, फिर कोलोरेक्टल कैंसर है और प्रोस्टेट कैंसर, ये वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ फॉर डेथ है। और इसके अनुसार आज हमने दो डॉक्टरों को यहाँ आमंत्रित किया है, डॉक्टर वैभव सोनवानी और डॉक्टर निखिल पांडे। दोनों रेडियोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट है। जब मैं डॉक्टर निखिल पांडे की बात कर रहा हूँ तो ये एक कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से आए हुए हैं यहाँ पर और HCG में ये कार्यरत है। अलावा इसके ये इम्यूनोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी या सॉलिड ट्यूमर्स पे स्पेशलाइज करते हैं। साथ साथ में है यहाँ पर डॉक्टर वैभव सोनवानी। डॉक्टर वैभव सोनवानी ने 10 साल का एक्सपीरियंस लिया है डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियोलॉजीज़ में, और ये रोबोटिक रेडियोथेरेपी और प्रिसिशन रेडियोथेरेपी में माहिर है। और इनसे आज हम जानेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर क्या है। वेलकम डॉक्टर्स। नमस्ते सर। सर, आइदर ऑफ यू कुड आंसर दीज क्वेश्चंस जो मैं पूछने जा रहा हूँ। सबसे पहले, व्हाट इज़ प्रोस्टेट कैंसर? सर, प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो हमारे पेशाब की थैली के मुंह के इर्द गिर्द होती है। बेसिकली अगर उसे 3 डायमेंशन में देखा गया तो उसने पूरा उसे सराउंड किया है। ये एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाती है। ये ग्रंथि एज हमारी उम्र होती है, ये ग्रंथि थोड़ी बढ़ती जाती है। अच्छा। तो इस ग्रंथि के बढ़ने के 2 कारण होते हैं, एक प्रोस्टेट कैंसर और दूसरा मोर कॉमनली जिसे हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी कहते हैं। ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी सभी में होनी है। सो एवरी मैन जो जिनकी उम्र 60 के ऊपर है, उनकी प्रोस्टेट ग्रंथि धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी के कारण, जैसे कि हम कोई भी 60 या 70 या 80 साल के बुज़ुर्ग से पूछ लें कि आपको पेशाब में बार बार उठना पड़ता है, पेशाब पूरी तरह खुल के नहीं होती, ये इसके मुख्य कारण है। इसका रीज़न ये है कि ये प्रोस्टेट ग्रंथि पेशाब की थैली का द्वार बंद कर देता है और उसे संक्रिय कर देता है। पर इसमें कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर छुपा होता है। हम आज वो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बात करें जी। 90% ऑफ द टाइम्स BPH ही होता है, उसमें से 10% प्रोस्टेट कैंसर होता है। बट क्योंकि BPH ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा प्रिवलेंट है और उसे डर कम लगता है, हम ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर को भूल जाते हैं या उसकी टेस्ट नहीं करवाते। मतलब कैजुअली हम थोड़े कैजुअल हो जाते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। जी। आपने एज की बात कही सर, तो एज कोई पर्टिकुलर लिमिट है, जैसे 50 प्लस या 60 प्लस तभी होता है या उससे पहले भी हो सकता है? सर ऐसा है कि ये जो बीमारी है नोन है उम्र दराज लोगों के लिए। जैसे सर ने बताया अभी कि ये पुरुष ग्रंथि जो है ये उम्र के साथ साइज में बढ़ती है और साइज में बढ़ने के पश्चात जो बिनाइन पार्ट है, जब उसका कन्वर्जन मैलिग्नेंट पार्ट होता है तो वो थोड़ा और समय लेता है। सो दैट इज़ वेयर ये बीमारी जो है उम्र दराज लोगों में पाई जाती है, पर ऐसा नहीं है कि ये कम उम्र के लोगों में नहीं मिलती है। तो साधारणतः वेस्ट में देखा जाए तो ये बीमारी 70 प्लस लोगों में मिलता है। हमारे देश में बिकॉज हमारी एवरेज लाइफ स्पैन इतना नहीं है, थोड़ा कम है, बट वी स्टिल सी इट 60 प्लस के लोगों में ज़्यादा है। बट अब हम 40, 45 और 50 साल के लोगों में भी प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट कर रहे हैं। जी। क्या कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके? मतलब एज तो एक फैक्टर है आपने कहा। सर, प्रोस्टेट कैंसर के कई प्रकार के कॉजेस हैं। बेसिकली हमें पूरी तरह से ज्ञात नहीं है क्योंकि किन लोगों में सिर्फ बिनाइन होता है और क्यों इसमें प्रोस्टेट कैंसर के रूप में रूपांतर होता है। इसके मुख्य कारण है ओबेसिटी, जेनेटिक कॉजेस, आज का खाना जो हमारा थोड़ा सा मॉडिफाइड लाइफस्टाइल्स, ओबेसिटी और जेनेटिक कारण इनके मेन कारण है। सो दिस इज द रीज़न वाई ये, बट एग्जैक्टली क्यों रूपांतर होता है और
क्यों ये पाया जाता है कि किन लोगों में सिर्फ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी है और किन लोगों में प्रोस्टेट कैंसर है, इसका मुख्य कारण हमें अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। अगर हम बहुत बार देखें कि कोई भी 60-70 के उम्र ऊपर कि बहुत लोगों में जब हम देखेंगे कि वो अन्य कारणों से मरे और उनका जब ऑटोप्सी किया जाता है तो उनमें प्रोस्टेट कैंसर की पाया जाता है, बट वो उसने तकलीफ नहीं दिया। तो प्रोस्टेट कैंसर की ये दूसरी बात ये है कि ये बेहद धीमी गति से बढ़ने वाला कैंसर है और इसका रूपांतर होके इसकी बढ़ के इसके तकलीफ होने में काफ़ी सालों का अरसा हो जाता है, जिस कारण ये अन्य कैंसरों की तरह बहुत उभर के नहीं आता, ये छिपा हुआ रहता है और अंदरूनी बढ़ता रहता है। मतलब इट इज कन्फाइंड ओनली टू द प्रोस्टेट ग्लैंड ओनली, मतलब बाहर मेटास्टेसिस के लिए सर बहुत बार हम जब प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट देखते हैं वो ऑलरेडी मेटास्टेटिक हो जाते हैं। ये इसीलिए क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर जब अपने ग्लैंड तक कन्फाइंड होता है तब नज़र में नहीं आता, वो तकलीफ़ें नहीं करता है, या फिर हम BPH करके उसे ट्रीट करते रहते हैं और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जब दूसरे मतलब हड्डियों में दर्द या फिर अन्य किसी ऑर्गन में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तब ये हमें समझ में आता है। अगर आप प्रोस्टेट कैंसर को एक तरफ रखते हैं और बाकी कैंसर्स को एक तरफ रखते हैं तो आप इसको कैसे कंपेयर करोगे कि सीवेरिटी को लेकर या फिर बाद में तकलीफ को लेकर? सो अगेन दो पैटर्न है, डेवलपिंग कंट्रीज के पैटर्न अलग हैं, डेवलप्ड कंट्री के पैटर्न अलग हैं। सो US में देखा जाए तो अमंग मेल्स यानी जो पुरुषों के बीच में है, सो प्रोस्टेट कैंसर इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर द डेथ्स इन वेस्ट आफ्टर लंग कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर। बट अगर हम हिंदुस्तान में देखें, हमारे इंडिया इट्स अ डेवलपिंग नेशन, सो इसका इंसिडेंस उतना हाई आज की तारीख में नहीं है। एक जैसे सर ने अभी हमसे डिस्कस किया कि इसके सिम्टम्स नहीं होते हैं, सो वी यूजुअली डोंट पिक इट अप। बट वेस्ट में क्या है, सिम्टम्स के लिए लोग वेट नहीं करते हैं, दे हैव स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स। सो जब वो एक एज ग्रुप में आ जाते हैं रिस्क फैक्टर के, तो वो स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो स्क्रीनिंग से क्या होता है, जिन पेशेंट्स को प्रॉब्लम भी नहीं है उसमें भी प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। बट हिंदुस्तान का इशू ऐसा है कि वी डोंट हैव स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स और लोग जो हैं ज़्यादा जागृत नहीं हैं हमारे प्रोस्टेट कैंसर के विषय में। सो वो स्क्रीनिंग तो होते ही नहीं है। और जैसे सर ने अभी कहा कि जब तक पुरुष ग्रंथि में ही कैंसर सीमित है तब तक कोई सिम्टम्स है नहीं। जब ये स्प्रेड हो जाते हैं, जैसे अगर किसी हड्डी में स्प्रेड हो गए और उसकी वजह से आपको पीठ में दर्द हो रहा है, तब आप किसी ऑर्थोपीडिक डॉक्टर को दिखा रहे हैं, फिर ऑर्थोपीडिक डॉक्टर उसको डिटेक्ट कर रहा है, फिर वो किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेज रहा है। तो बहुत समय ऐसे में चला जाता है। व्हाट अबाउट अदर टाइप्स ऑफ कैंसर, मतलब ये अर्ली डिटेक्शन हो जाता है? जैसे आपने कहा कि प्रोस्टेट जरा लेट डिटेक्ट होता है। प्रोस्टेट इज लेट डिटेक्शन ऑलवेज। हाँ जी क्योंकि ये धीमी गति से है बढ़ने वाला है सर। बाकी के जो कैंसर्स हैं वो तेजी से बढ़ते हैं। सो प्रोस्टेट कैंसर इज एक्चुअली अ स्लोअर ग्रोइंग ट्यूमर। और दूसरा प्रोस्टेट कैंसर में ट्रीटमेंट ये है कि बेसिकली ये एक डायबिटीज़ या BP की तरह हो गया है, जिसमें शुरुआत के इवन 4th स्टेज में डिटेक्ट करने के बाद भी हम उसे ट्रीटमेंट करके ये अरसों तक चल जाता है। सिर्फ ज़रूरत है प्रॉपर ट्रीटमेंट की। बट अन्य कैंसरों में इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स, मतलब पूरी जोर लगाने के बाद भी हम उसे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। जबकि प्रोस्टेट कैंसर में इवेंचुअली डेथ होती है, बट उस एज में अन्य बहुत कारण हो जाते हैं जो डेथ का कारगर हो सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर को छोड़ के। वही सेम दूसरे कैंसर्स में यूजुअली इट इज़ द कैंसर विच कॉजेस डेथ। क्या जैसा वार्निंग सिग्नल्स कहते हैं या सिम्टम्स कहिए, ये क्या अगर है तो क्या होने चाहिए वो, जिससे कि हम सावधान हो जाए कि भाई अभी प्रोस्टेट कैंसर की तरफ जा रहा है पेशेंट? सर ऐसा है कि लक्षण जो है, दैट इज़ द मेन थिंग जो कि हमें अवेयर होनी चाहिए। जैसे सर ने बताया कि पुरुष ग्रंथि जब बढ़ जाती है तब उसके जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे आप बार बार पेशाब जाते हैं, पेशाब आप जब जाते हैं तो पूरी होती नहीं है, पेशाब जाते हैं तब आपको तकलीफ होती है, दर्द होती है। कई लोगों में पुरुष ग्रंथि इतनी बढ़ जाती है कि वो कई बार संडास के रास्ते को भी, अदर देन पेशाब के रास्ते को, उसको भी ब्लॉक करती है, तो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो ये जो लक्षण है, जब आप अपने डॉक्टर को मिलते हैं, कंसल्ट करते हैं और वो कहते हैं कि
हाँ, नहीं देखिए आपको शायद बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है, बीपीएच है, जिसकी वजह से आपकी पुरुष ग्रंथि हो जाती है। बट पेशेंट को अवेयर होने की भी ज़रूरी है कि जैसे सर ने कहा कि 100 में से 90 पेशेंट्स तो बीपीएच हैं, पर उसमें से 10 पेशेंट को कैंसर भी है। सो कैंसर स्क्रीनिंग उस समय होना ज़रूरी है, आवश्यक है। जी। इसमें एक दूसरी बात ये भी है सर कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो सीरम पीएसए करके कहलाती है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो एक साधारण सा खून की जांच है, जैसे हम अपना हीमोग्लोबिन नापते हैं। उस टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमें प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावनाएं कितनी हैं। उसके एक फिक्स्ड लिमिट्स हैं, पर ये एक कैंसर डिटेक्ट करने का बहुत ही साधारण सा और आम उपाय है और ये टेस्ट सब जगह पे अवेलेबल है। सिर्फ एक पीएसए करा ले तो हमें अपने प्रोस्टेट कैंसर होने की रिस्क भी पता चल जाती है। सर, जैसे आपने कहा कि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ में अलग बात है, तो स्क्रीनिंग वो अपने आप वो आफ्टर अ पर्टिकुलर एज वो स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो कल्चर हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सम मेडिकल एसोसिएशंस लाइक यू हैव। हाँ सर, ज़रूरत है कि हम खुल के बात करें, हम ये जान ले कि नहीं प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। हम अपने डॉक्टर से सलाह लें कि सर क्या मुझे प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। खासकर जब आपकी उम्र 60 के ऊपर है, आपको ये सिम्टम्स है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, उनसे पूछिए कि सर सीरम पीएसए क्या टेस्ट होती है, क्या मुझे हो सकता है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज अ डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें आपके डॉक्टर संडास की जगह से जाके उसे प्रोस्टेट ग्रंथि को ठीक से देखते हैं कि उसमें होने की संभावना है। इन सब साधारण सी मामूली सी चीज़ों से हम इसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है कि जागरूकता की। स्टिच इन टाइम। जी। किसे अप्रोच करें सर हम जब ऐसे डिटेक्शन हो रहा है या सिग्नल्स हैं, हमको वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो हम किसे अप्रोच करें? एक यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र करें, रेडियोथेरेपिस्ट को अप्रोच करें, ऑन्कोलॉजिस्ट को अप्रोच करें? हु इज़ द राइट पर्सन टू बी कंसल्टेड फर्स्ट? सो सर जैसे कहा कि सारे प्रोस्टेट में 90% चांस है कि ये बिनाइन है जी, इसमें कैंसर का है। सो मोस्ट कॉमन पर्सन दैट यू शुड, सबसे पहले जो आपके डॉक्टर होने चाहिए वो यूरोलॉजिस्ट होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो बेस्ट जज होंगे इस सिचुएशन में बोलने के कि बिनाइन है कि मैलिग्नेंसी होने के चांसेस हैं। बट अगर आप जनरल फिजिशियन या जनरल सर्जन या आप अपने ब्लड प्रेशर या शुगर वाले डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पॉइंट मिस हो जाए। सो दैट इज़ वाई वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें और यूरोलॉजिस्ट के इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करें। और आप अपने यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर पूछें कि सर मेरे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में कितने चांसेस हैं कि ये कैंसर हो सकता है। तो ये सवाल आपको एज जागरूक पर्सन अपनी हेल्थ के जागरूकता के तहत यूरोलॉजिस्ट से पूछना जरूरी जी, बिल्कुल जी। एंड देन ही कैन रेफर टू द कंसर्न्ड पर्सन एक्सपर्ट इन दैट। हम बात करते हैं सर ये बीमारी की, प्रोस्टेट कैंसर की, जिसमें माइल्ड स्टेज होता है, मॉडरेट स्टेज होता है, सीवियर स्टेज होता है। तो हाउ टू नो कि अभी हम माइल्ड स्टेज में या मॉडरेट में या सीवियर स्टेज में? सर मेरे को लगता है उस डायग्नोसिस के बाद आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को ये करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए कि सर मेरा प्रोस्टेट कैंसर कौन से स्टेज में है। वो स्टेज में है तो हमारे लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। बेसिकली आपका ऑन्कोलॉजिस्ट सिर्फ अकेला नहीं होता है। जैसे हमारे पास भी कोई प्रोस्टेट कैंसर केस आता है तो मैं, सर और एक सर्जन्स, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सबकी टीम बैठती है सर, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कहते हैं। उसमें हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा स्टेज है, इसे कैसे ट्रीट किया जाए, पेशेंट के हिसाब से उसके बाकी अन्य पहलू को ध्यान में लेते हुए, एंड देन वी डिसाइड द ट्रीटमेंट। सो बेसिकली माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर ये अपने डॉक्टर पे छोड़ दें, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट पे छोड़ दें, वो बाकी सब लोगों से, क्योंकि सर एक ही आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है। सो बेसिकली अगर मैं सिर्फ दवाइयाँ दे रहा हूँ या कीमोथेरेपी दे रहा हूँ, तो सर को भी ये है कि कब रेडिएशन देना चाहिए, सर्जन्स के पास कब ऑपरेशन के लिए भेजना चाहिए। तो इसीलिए हम साथ में बैठ के सब केसेस का निवारण करते हैं। जी जी। अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट किस किस्म का होता है, हाउ सीवियर इट इज़, या उसका सेशन कितना होता है, क्या होता है? तो सर जैसे अभी सर ने बताया कि जब पेशेंट को डायग्नोस हो जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर है, सो इसके पश्चात पेशेंट का स्टेजिंग एवेल्युएशन होता है, जो
Which कोई stage? हाँ. कि पेशेंट कौन से स्टेज में है। सो इस स्टेज के लिए कई प्रोसेसेस होते हैं जिसमें मल्टीपल प्रोस्टेटिक बायोप्सीज होती हैं, पीएसए होता है, रिक्वायर्ड होता है तो बोन स्कैन नाम का टेस्ट होता है। बोन स्कैन की अगर नहीं तो फिर पेट स्कैन का, और पेट स्कैन भी स्पेशलाइज्ड पीएसए में पेट स्कैन्स होते हैं डायग्नोज करने के लिए कि पेशेंट का स्टेज क्या है। तो वंस वी डायग्नोज कि ये स्टेज क्या है, उसको फिर हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन से रिस्क कैटेगरी में आता है। सो मल्टीपल रिस्क कैटेगरी है, वेरी लो रिस्क, लो रिस्क, देन इंटरमीडिएट रिस्क में भी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल रिस्क, फिर मॉडरेट एंड हाई रिस्क। सो जब पेशेंट स्टेज डायग्नोस हो जाता है, रिस्क फैक्टर डायग्नोसिस हो जाता है, सो सर आजकल ऐसा है कि हर ट्रीटमेंट के पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं। सो ट्रीटमेंट जो है स्टैंडर्ड है, मतलब अगर आप अमेरिका भी जाएंगे तो आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगा। एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोटोकॉल है जो फॉलो होता है अक्रॉस द ग्लोब। सो कोई भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पे इलाज नहीं हम ऑफर करते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइज एक्सपीरियंस है उसके आधार पर, बेस्ड ऑन गाइडलाइंस, बेस्ड ऑन स्टेजिंग, बेस्ड ऑन रिस्क फैक्टर, ट्रीटमेंट इज एडवाइज टू द पेशेंट। जी, आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था मैं, जिसमें आप रोबोटिक रेडियो सर्जरी में माहिर है और साथ साथ में प्रिसिशन रेडियोथेरेपी में भी, तो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? सो रेडिएशन थेरेपी जो है ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट या प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में एक अंग है, एज अपोज टू कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी। और सो ये हमारे पास 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो कि उपलब्ध हैं। नाउ जैसे स्टेज और रिस्क फैक्टर, जब इन दोनों का मिला के जब ट्रीटमेंट ऑप्शन अगर रेडियोथेरेपी आता है तो दैट इज़ वेयर द पेशेंट कम्स टू रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। एंड नाउ वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है कि पेशेंट को किस प्रकार के रेडियोथेरेपी के ट्रीटमेंट से ज़रूरत है और किस प्रकार के उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, कितना ड्यूरेशन होगा, कौन से टेक्निक से ट्रीटमेंट करना है और उससे संबंधित साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। जी। सो कुछ सालों पहले प्रोस्टेट कैंसर का जो ट्रीटमेंट था, जिसको हम कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी कहते हैं, वो ऑलमोस्ट 8 हफ्ते का ट्रीटमेंट हुआ करता था। सो रेडिएशन जो है छोटे छोटे हिस्सों में डिलीवर की जाती है। सो हफ्ते में 5 सेटिंग्स होती हैं रेडियोथेरेपी की, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये डेली प्रोसीजर है। सैटरडे संडे रेडियोथेरेपी नहीं होता है। सो अगर हमें 40 सेटिंग्स रेडिएशन थेरेपी देनी होती थी, जहाँ हम 5 एक हफ्ते में दे सकते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें 8 हफ्ते लगते थे। अब इमेजिन ये यूजुअली एल्डरली उसमें होता है, हो सकता है वो कहीं शहर के बाहर हो। सो फॉर ट्रीटमेंट अब आपको ऑलमोस्ट 2 महीने बाहर रहना पड़ता था। बट टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती गई, जैसे आपने अभी शब्द उपयोग किए कि प्रिसिशन रेडियोथेरेपी, रोबोटिक रेडियो सर्जरी, इनकी वजह से ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो है अब ऑलमोस्ट 1 हफ्ते की ड्यूरेशन में आ गए हैं। सो विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक रेडियो सर्जरी हम अपना जो रेडियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो 1 वीक में कंक्लूड कर सकते हैं। विद प्रिसिजन रेडिएशन थेरेपी हमारा जो ट्रीटमेंट शेड्यूल है, जहाँ पहले 8 हफ्ते के होते थे, अब 4 हफ्ते में ही रेडियोथेरेपी सुरक्षित तौर पे खत्म की जा सकती है बिना किसी प्रॉब्लम। जी, यू आर फ्रॉम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में, आपका एक्सपीरियंस है वहाँ पर, सॉलिड ट्यूमर्स में भी आपकी महारत है वहाँ पर, लेकिन साथ में जानना चाहता हूँ कि कीमोथेरेपी कितना डेंजरस हो जाता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है लोगों, कीमोथेरेपी, यानी लोग डरना शुरू करते थे। सर पहले मैं बताना चाहूँगा कि कीमोथेरेपी मतलब सर अगर हम मलेरिया की ट्रीटमेंट कहते हैं तो हम एंटी मलेरियल्स यूज़ कहते हैं, पर हम उसे एंटी मलेरियल्स नाम सुन के इतना डर नहीं जाते जितना हम कीमोथेरेपी नाम के। सो बेसिकली कीमोथेरेपी इज़ एनी कैंसर डायरेक्टेड थेरेपी। बट प्रोस्टेट कैंसर में चीज़ें इतनी एडवांस हो चुकी हैं क्यों, तो उसमें टारगेटेड थेरेपीज़ आ चुकी हैं। टारगेटेड थेरेपीज़ में सिर्फ गोलियाँ होती हैं एंड प्रोस्टेट कैंसर ईयर्स एंड ईयर्स सिर्फ गोलियों पे ही ठीक रहता है। सो इवन 4थे स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ शुगर या बीपी की तरह कुछ गोलियां लेके अब सालों साल ठीक रह सकते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम, जैसे सर बार बार कह रहे हैं कि ये ओल्ड एज में जो ज़्यादा मिलता है, तो ओल्ड एज में कीमोथेरेपी देना एक चैलेंज हो जाता है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स और उनको चीज़ें झेलना। बट अभी मेरे पास एक 81 ईयर ओल्ड चाचा जी एडमिटेड है। ही हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड 8 कीमोथेरेपी एंड ही इज़ विलिंग टू टेक फर्दर ऑल्सो, बिकॉज उन्हें इतना कोई तकलीफ नहीं हुआ है।
So all that is required is proper management, selection of the patients and the options. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ कीमोथेरेपी हमारा एक लास्ट उपाय है. हमारे पास आपके डॉक्टर से निश्चित पूछिएगा कि टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल है क्या. अभी प्रोस्टेट कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का रोल भी आ रहा है. देयर आर न्यूअर एंड न्यूअर टारगेटेड थेरेपीज. सो इसलिए शायद प्रोस्टेट कैंसर में आने वाले कुछ सालों में कीमोथेरेपी टोटली आउट ऑफ डेट हो जाएंगी. सर जैसे कि आपने अभी इम्यूनिटी की बात की, तो इम्यूनिटी रिड्यूस होता है इससे, रेडिएशन थेरेपी से होगा, और इज इट अ मिथ? सो सर जो रेडियोथेरेपी है, हाँ, एक सर्जरी की तरह प्रक्रिया है, बट सर्जरी जो है कि एक दिन में कुछ घंटों में हो जाती है. रेडियोथेरेपी जो प्रक्रिया है वो समय लेती है. सो ये लोकल थेरेपी है. लोकल थेरेपी से इम्यूनिटी प्रोस्टेट कैंसर में किसी की भी कम नहीं है. नहीं हुई. हाँ, जी, इट्स अ मिथ. इट इज़ नॉट अ मिथ सर. क्या है, जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन पुराने थे, हाँ, वो टेक्नोलॉजिकली उतने एडवांस नहीं थे. और जैसे मैंने कहा 8 हफ्ते चलता है रेडियोथेरेपी पुराने ज़माने में. सो उस समय डेफिनेटली पेशेंट्स की जो जनरल कंडीशन होती थी वो कम हो जाती थी, क्योंकि आप घर से बाहर हैं, टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है. आपके पेल्विस में जहाँ पर प्रोस्टेट है वहाँ रेडियोथेरेपी होता है. सो इंसानों का जो फिजिकल कंडीशन था वो कम हो जाता था, और दैट इज़ वेयर लोग रिलेट करते थे कि नहीं हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है. बट नाउ विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, नो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट और द इम्यूनिटी. ये भी सुनने में आया सर कि जैसे रेडिएशन से आपके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज रेडिएशन जाके सेल्स को इफेक्ट कर रहा है, डैमेज कर रहा है. सर ये मतलब सर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, बट ये दूसरा एक इसका दूसरा पहलू भी है कि लोग बायोप्सी लेने से डरते हैं. लोग एक दूसरा मिथ ये भी है कि बायोप्सी से भी कैंसर बढ़ जाता है. ठीक है, अब मेरे पास कुछ लोगों के ये भी सवाल आए थे कि कीमोथेरेपी से कैंसर बढ़ता है या रेडिएशन से बढ़ता है. बेसिकली रेडिएशन के लिए मैं सर के पास बोलूँगा, पर बेसिकली बायोप्सी आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है. हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो बेसिकली उसमें कैंसर है या नहीं है तो वो कौन से ग्रेड का है, कौन से स्टेज का है. इन सब चीज़ों के लिए बायोप्सी बहुत ज़रूरी है. और डेफिनेटली बायोप्सी हैज़ बीन फाउंड टू बी सेफ, एंड उससे कैंसर नहीं बढ़ता है. बेसिकली कैंसर वैसे ही बढ़ने वाला है, पर बायोप्सी से विशेष रूप से आगे नहीं बढ़ता. और दूसरी चीज़, कीमोथेरेपी से डेफिनेटली कैंसर नहीं बढ़ता. हम इसीलिए दे रहे हैं कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, कुछ भी हो, हम इसीलिए दे रहे हैं ताकि बीमारी कम हो, ना कि बीमारी बढ़े. हाँ. सर रेडियोथेरेपी की बात करते हो, सुना है कि पेशेंट्स रेडियो एक्टिव हो जाते हैं. बिल्कुल, हाउ फार इज इट? हमें क्योंकि रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं कि ऐसे भी लोगों के. सो रेडियोथेरेपी की 2 मोडालिटी हैं सर. हाँ. एक है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और एक है इंटरनल रेडिएशन, जिसका टर्म हम यूज करते हैं ब्रेकीथेरेपी. सो 99% ऑफ द टाइम आपका ट्रीटमेंट एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी से होता है. सो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी जो है वो आर्टिफिशियल रेडिएशन है, नेचुरली अकरिंग रेडिएशन नहीं है. सो इसका मतलब ये है, जब पेशेंट रेडिएशन के अंदर जाता है तो मशीन का बटन स्टार्ट होता है, सिर्फ उतनी ही ड्यूरेशन में रेडिएशन एक्टिविटी रहती है जो कि पेशेंट में, which doesn't make him radioactive. does not make him radioactive. As soon as the machine का ऑफ हुआ रेडिएशन, पेशेंट बाहर आया, रेडियो एक्टिव नहीं है. आप जो बात कर रहे हैं वो इन चीज़ों की है कि ब्रेकीथेरेपी में हम कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल जो रहते हैं कई बार प्रोस्टेट में सर्जिकली इंसर्ट करते हैं. अच्छा. That means, for an example, an iodine is one radioactive component that we use for brachytherapy, not outside radiation, but internal radiation. So that time patient can be radioactive, but it is still safe radioactive, and it is not available in country like And India. restricted only till that particular time. Right. ये भी हो It is सकता not. It is not putting anybody at risk for being radioactive. जी. अक्सर हम सुनते हैं सर, जब कैंसर की बात करते हैं और खासकर प्रोस्टेट कैंसर की बात करते हो, तो एक ग्लीसन स्कोर होता है. व्हाट इज दैट ग्लीसन स्कोर एंड हाउ डज इट हेल्प? सर ग्लीसन स्कोर ना एक पैथोलॉजिस्ट ने दिया हुआ स्कोरिंग होता है. वो बेस्ड ऑन द ग्लीसन हम बता सकते हैं कि उसमें कितना अच्छा ये है. बेसिकली स्कोरिंग इज़ 1 to 5 एंड उसमें 2 सैम्पल्स पे ये होता है, द मोस्ट कॉमन टाइप एंड द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप. इसमें जितना हायर ग्लीसन्स होता है, सो यूजुअली इट इज़ मैक्सिमम 5+5 हो सकता है, बट
4+3 या 3+4, ये जो ग्लीसन्स होते हैं इसकी वजह से उनके रिस्क कैटेगरी डिफाइंड होते हैं। एंड ग्लीसन्स हमें जितना हायर ग्लीसन स्कोर उसमें ये पता चलता है कि ट्यूमर लेस डिफरेंशिएटेड है, मतलब वो ज़्यादा एक्टिवली बढ़ने वाला है। तो बेसिकली मेरा कहना ये भी है कि अगर एक ग्लीसन्स 9 ट्यूमर है वो ज़्यादा एक्टिव है देन ग्लीसन्स 7। तो अगर हम ग्लीसन्स 7 को देखें तो शायद वो 1 साल में बढ़े, तो ग्लीसन्स 9 महीने में बढ़ने वाला है। मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये अंदाज़ा हमें एक ये देता है कि ट्यूमर कितना एक्टिव है। तो इन सब चीज़ों से बेसिकली रेडियोलॉजिकली उसका स्टेज क्या है, उसका ग्लीसन्स क्या है, उसके PSA क्या है, इन सब चीज़ों से हम एक पेशेंट को ना एक रिस्क कैटेगरी में डिफ़ाइन करते हैं। और इस रिस्क कैटेगरी से हम ये बता सकते हैं कि वो आगे जाके कैसा करने वाला है और उसे कितना एक्टिव ट्रीटमेंट देना चाहिए। जी जी। एक्टिव सर्वेलेंस की बात करते हैं सर, व्हाट इज़ दैट एग्जैक्टली एंड हाउ डज इट हेल्प आइदर द रेडियोलॉजिस्ट और द पेशेंट? तो सर जैसे अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि एक स्टेज है और स्टेज के पश्चात एक रिस्क फैक्टर है। सो द एक्टिव सर्वेलेंस इज अ टर्म वेयर हमने कैंसर डायग्नोज किया है, बट आफ्टर हैविंग डिस्कस्ड विद द पेशेंट एंड एक्सप्लेन हिम द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन दिस, patient will not be undergoing any treatment for cancer. Okay. So that is what is the most important part of active surveillance, that you are diagnosed with the cancer but no treatment is going to be offered. You will be kept under surveillance to see if it is progressing further and at that point it requires treatment. What is that gap period like sir? मतलब आप बोले कि अभी हम ऑब्जर्व करेंगे और इस बीच अगर कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं अगर तो सर दो चीज़ें हैं। आपने जो टाइम पीरियड पूछा, सो जब भी कोई पेशेंट एक्टिव सर्वेलेंस पे रहता है तो अगेन सर्वेलेंस पे भी गाइडलाइंस है। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हो। आप हो सकता है यूएस की गाइडलाइंस फॉलो अप कर रहे हैं या आप यूरोपियन गाइडलाइंस फॉलो। सो आई एंड सर वी टेंड टू फॉलो अमेरिकन गाइडलाइंस। सो इन दिस हर 6 महीने में यू हैव टू हैव सीरम PSA। तो याद होगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत ही आसान है प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज करना। सीरम PSA के बेसिस पे ही आप रिस्क बता सकते हैं। तो सीरम PSA का जो रिपोर्ट है वो हर 6 महीने में होना ज़रूरी है। 3 to 6 months। तो अच्छा ठीक है, जैसे डॉक्टर बता, हाँ तो जैसे आपको डॉक्टर बोलेंगे तो 3 से 6 महीने के बीच में आपको सीरम PSA रिपीट करना है। जैसे सर ने कहा था डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, दैट मीन्स आप क्लिनिक में आएंगे, डॉक्टर साहब आपका एग्जामिनेशन करेंगे, प्रोस्टेट का साइज डॉक्यूमेंट करेंगे, अपने एग्जामिनेशन से उसकी कंसिस्टेंसी डॉक्यूमेंट करेंगे। तो ये 2 चीज़ आपकी हर 3 से 6 महीने में होंगी। और कई केसेस में हम रिपीट बायोप्सी भी करते हैं। क्योंकि जैसे अभी हम ग्लीसन स्कोर की बात कर रहे थे, तो ये ग्लीसन हो सकता है आपका PSA ना बढ़ रहा हो सकता है आपका प्रोस्टेट का साइज ना बढ़ रहा हो, पर अगर आपके ग्लीसन स्कोर में चेंज है तो फिर हो सकता है कि डॉक्टर आपसे कहे कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है डिस्पाइट PSA और क्या कहते हैं प्रोस्टेट का साइज ना बढ़े। अब PSA की एब्सोल्यूट वैल्यू भी ज़रूरी नहीं है। PSA की वैल्यू किस प्रकार से चेंज हो रही है उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बीमारी बढ़ रही है। तो डबलिंग टाइम या उसका जो बढ़ने का जो स्पीड है वो हम एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि अगर वो ग्राफ रिस्क की तरफ जा रहा है तो पेशेंट को हम फिर ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। जी, एज ऑन्कोलॉजिस्ट मैं पूछना चाहता हूँ आप दोनों से कि सर्जरीज की कब नौबत आ जाती है? मतलब इट्स वन ऑफ द रेयर डिजीजेस, फिर भी आप सर्जरी की बात करते हैं। सर सर्जरी की नौबत नहीं आती है। सर्जरी कब की जा सकती है मैं कहूँगा, क्योंकि सर्जरी प्रोस्टेट में एक डेफिनेटिव अच्छा क्यूरेटिव ऑप्शन है। और अगर आपका प्रोस्टेट की सर्जरी हो गई तो आपके सर्वाइवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट सर्जरी सिर्फ अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर में ही की जा सकती है। जैसे ही वो बीमारी प्रोस्टेट आजू बाजू में बढ़ने लग जाता है या फिर कहीं दूसरी ओर चला जाता है, तब सर्जरी की नौबत नहीं आ सकती, मतलब सर्जरी हो नहीं सकती, ठीक है। तो अगर आपके डॉक्टर ने कहा कि हम आपके प्रोस्टेट की सर्जरी करवा लें तो बेसिकली वो अच्छी बात है इन द सेंस कि वो क्योरेबल है। बट जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है तब सर्जरी के ऑप्शन नहीं रह जाते। बट दैट सेड
प्रोस्टेट इस उम्र में होता है और उस एज ग्रुप में होता है जहाँ पे अभी रेडिएशन विद ऑल द न्यूअर मोडालिटीज़ ऑफ रेडिएशन, जो नई तकनीकें हैं रेडिएशन के, उससे सर्जरी के इक्विवेलेंट रिजल्ट्स स्पेशली इन लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर, जिनमें बहुत रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी नाम की जो सर्जरी होती है जिसके मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है, उसको कम किया जा सकता है। जी, मैं सर से बिल्कुल अग्री करूंगा कि अर्ली प्रोस्टेट कैंसर जैसे है सर ने कहा, उसमें सर्जरी जो है डेफिनेटली इज अ बेटर ऑप्शन। पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये जैसे हमने बात की कि एजेड पेशेंट रहते हैं तो इनके मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज बहुत रहती हैं, तो उसमें आपको इंटरवीन करना एक रिस्क की चीज़ हो जाती है। तो आपका एनेस्थीसिया क्लियरेंस और पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन, इसके रिस्क बहुत सारे बढ़ जाते हैं। आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, आपको हार्ट डिजीज़ हो सकता है। तो आप जब इतनी मेजर सर्जरी से जाते हैं तो इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, जो दूसरे प्रॉब्लम्स जो तकलीफें हैं वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दैट इज़ वेयर, और एडवांस अगर पेशेंट हो तो उसमें सिर्फ प्रोस्टेट की सर्जरी नहीं, लिम्फ नोड्स का भी डिसेक्शन करना पड़ता है। तो ये दो आप इंडिपेंडेंटली ही बहुत ही मेजर प्रोसीजर्स हैं। तो साधारणतः सेफ्टी प्रोफाइल देखते हुए रेडियोथेरेपी बिकम्स प्रेफरेबल चॉइस इन लोकली एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर, क्योंकि ये सब कुछ बाहर से हो रहा होता है। इससे आपके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आपके हार्ट डिजीज़ का कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो आपको रिस्क पे नहीं डालता है। और जैसे कहा कि न्यूअर मोडालिटी ट्रीटमेंट जो है तो मच सेफर है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाते हैं रेडियोथेरेपी, और जो इनके आउटकम्स हैं वो इक्वलेंट है सर्जरी के। तो रेडियोथेरेपी ऑटोमेटिकली, क्योंकि नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, आपको कोई कोमॉर्बिडिटी भी आपका बढ़ने वाला नहीं है, तो प्रेफरेबल चॉइस बिकम रेडियोथेरेपी। बेटर थेरेपी। जी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एडवांसेस क्या हुए सर रेडियोलॉजी में? रेडियोथेरेपी में सर तो रेडिएशन थेरेपी जो है नाउ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है वो कहलाता है इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, जहाँ जो रेडियोथेरेपी है, जो रेडिएशन की जो एनर्जी है वो पूरी प्रोस्टेट में और जो लिम्फ नोड्स जहाँ पर ये कैंसर स्प्रेड हो सकता है वहीं फोकस, सिर्फ वहीं फोकस होती है। और आप इसको हर दिन ट्रीटमेंट देने के पहले लोकलाइज कर सकते हैं, तो आपका प्रिसिशन बढ़ जाता है। जब आपका प्रिसिशन बढ़ जाता है तो आपके टॉक्सिसिटी भी जो है, जो रेडियोथेरेपी से होते हैं, वो भी बहुत 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 कम हो जाते हैं। और डेफिनेटली जब आपकी टॉक्सिसिटी कम है और आपके क्या कहते हैं प्रिसिशन बहुत है, तो जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत सुपीरियर होते हैं एज अपोज टू जो हमारे आज से 10 साल पहले के प्रोस्टेट के आउटकम से रेडिएशन कंपेयर कर रही है ना। बिकॉज ऑफ रोबोटिक रेडियो सर्जरीज, यही प्रोस्टेट ट्रीटमेंट जो हम 4 हफ्ते में दे रहे हैं, कुछ चुनिंदा केसेस में हम एक्चुअली 1 हफ्ते में ही ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें रियल टाइम, मतलब जब पेशेंट रेडिएशन मशीन पे है उस समय भी प्रोस्टेट को लोकलाइज करते हुए हर 45 सेकेंड में प्रोस्टेट को लोकलाइज करते समय रेडियोथेरेपी कंटिन्यू रहती है, क्योंकि प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि है जो कि रेडिएशन के दौरान आसपास थोड़ा सा पेल्विस के अंदर मूव कर सकती है। तो उसके मूवमेंट को भी आजकल ट्रैक किया जा सकता है और 100% कॉन्फिडेंस के साथ रेडियोथेरेपी डिलीवर की जाती है। सेफ ऑल्सो, एक्सट्रीमली सेफ। जी, क्या मैसेज देना चाहोगे सर आप? सर, मेरा मैसेज यही होगा कि आप अपने प्रोस्टेट के लिए अपने यूरोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए कि क्या ये प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। अगर आपके यूरोलॉजिस्ट ने आपको कोई टेस्टिंग की सलाह दी तो प्लीज़ उन्हें दिए हुए टेस्ट जाके करवा लें। आपके डॉक्टर से बात करें कि आपकी रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर क्या है, आपका स्क्रीनिंग कैसे हो सकता है, उसका डिटेक्शन के लिए और क्या कर सकते हैं, और क्या आप उस रिस्क कैटेगरी में आते हैं जिन्हें ट्रीटमेंट किया जाए। अगर ट्रीटमेंट करने के लिए किए जाते हैं तो हम जल्द से जल्द और अच्छा ट्रीटमेंट कराने के लिए अभी भी संभव है, जिससे प्रोस्टेट कैंसर डेफिनेटली अर्ली स्टेजेस में क्योरेबल और लेट स्टेजेस में कंट्रोलेबल डिसीज़ बन जाएगा। वाह, एंड क्विक वर्ड फ्रॉम यू सर। और क्योंकि मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैं कहूँगा कि रेडियोथेरेपी से अब डरने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम बहुत एडवांस हो गए हैं। हमारे हॉस्पिटल HCG कैंसर हॉस्पिटल में लेटेस्ट रेडियोथेरेपी मशीन है जो कि बहुत ही सेफली रेडियोथेरेपी डिलीवर कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पेशेंट बहुत खुश रहते हैं। और अगर आपको बहुत ही एडवांस रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत भी है तो हमारा HCG हॉस्पिटल मुंबई में भी है, वहाँ पर हमारे पास रोबोटिक रेडियो सर्जरी भी उपलब्ध है। सो आप अगर यहाँ नागपुर भी आते हैं तो आपका ट्रीटमेंट मुंबई में भी विदाउट एनी प्रॉब्लम किया जा सकता है।
Thank you so much for coming. It was enlightening and a pleasure talking to you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.